एक मेजर कंसर्न कि क्या सेडिशन केस के अंदर बहुत डिटेल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक बड़ा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। आने वाले टाइम के अंदर हम आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, खूब डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन होगा। आर्टिकल 19 इट विल टेक अराउंड 2 और 3 डेज आर्टिकल 19 को खत्म करने के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन में, जो हम लोग अपनी क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर करते हैं। देन राज्यसभा डिफेक्शन एंड द मर्जर एक्सेप्शंस अंडर द 10th शेड्यूल। अब ये न्यूज़ जो है 2-3 बार हम डिस्कस कर चुके हैं, घूम घाम के ये न्यूज़ वापस आ रही है। 10th शेड्यूल का प्रोविजन आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स को रोकने के लिए था। हरियाणा के एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने काफ़ी छोटे टाइम के अंदर बहुत छोटे टाइम के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन किया। नाम था उनका आयाराम, नहीं नाम था गयाराम। तो जब अलग अलग पार्टीज़ को ज्वाइन करते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स में एक नई टर्म, एक नई फ्रेज डेवलप होती है, दैट इज़ आयाराम गयाराम। नाम उनका सही में गयाराम था, बट एक पार्टी में आ रहे थे, फिर छोड़ के दूसरी पार्टी जा रहे थे, उसको ज्वाइन कर रहे थे, तीसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहे थे। तो दैट इज़ कॉल्ड डिफेक्शन। अगर आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी जाते हैं तो इसको डिफेक्शन कहते हैं, दल बदल। ठीक, और एंटी डिफेक्शन लॉ लाए गए तो दल बदल विरोधी कानून लेके आए गए, ताकि इस तरह से पैसे का लालच देके, रैंक का लालच देके किसी भी इंडिविजुअल को एक पार्टी से तोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं लाया जा सके। उसके लिए कई सारे प्रोविजन थे, उसमें पैरा 3, पैरा 4 इंडियन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके कई सारे प्रोविजन हैं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंट्रोवर्सी क्यों स्टार्ट होती है। आम आदमी पार्टी के साथ 7 ही है ना, 7 आउट ऑफ 10, हाँ 7 MPs आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते हैं। और फिर आम आदमी पार्टी को इतराज़ है कि हमारी तो इन्होंने सारी जो पार्टी खत्म हो गई हमारी वहाँ पे। और प्रोविजन 10th शेड्यूल का ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल, अगर कोई भी पार्टी, अगर उसमें से 2/3 मेंबर्स अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको वो इनवैलिडेट नहीं करता, उसको कहता है कि ठीक है, ओके है। अगर ये हुआ है क्योंकि 2/3 मेंबर हैं, उन्होंने ऐसा शिफ्ट किया है, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसको अलाउ करता है। अब प्रोविजंस क्या कहते हैं। 7 आउट ऑफ 10 आप राज्यसभा MPs announced their decision to merge with BJP, claiming protection under the merger exception to the 10th schedule. The controversy has reopened debate on anti-defection law, party discipline, constitutional morality, legislative autonomy, role of political parties in the parliamentary democracy. Background anti-defection law की why was it introduced? तो दिस इज एंटी डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या है? वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप और वोटिंग एब्सटेन फ्रॉम द पार्टी डायरेक्शंस। या तो एब्सेंट रह जाना, या फिर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, या फिर पार्टी लाइन्स को फॉलो नहीं करना। पार्टी ने विप इशू किया है, WHIP विप इशू किया है, पार्टी ने ऑर्डर इशू किया है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको सरकार की सपोर्ट करनी है या नहीं करनी, या वॉकआउट कर देना है। ठीक, उन जो पार्टी की डायरेक्शंस हैं उनको कोई फॉलो नहीं करता तो उसको भी डिफेक्शन ही माना जाता है। देन उसके साथ साथ मर्जर एक्सेप्शन है अंडर पैराग्राफ 4 ऑफ द 10th शेड्यूल। नो डिस्क्वालिफिकेशन इफ मर्जर टेक्स प्लेस at least 2/3 of member of the legislative party agree to the merger and merger is with another political party। अगर 2/3 मेंबर, 2/3 मेंबर पार्टी तोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टी का मर्जर कर देते हैं, तो उसको मर्जर माना जाएगा। ठीक, तो वो इनवैलिडेट नहीं होगा, यानी कि उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। आगे चलते हैं बैकग्राउंड के एंटी डिफेक्शन लॉ की व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, क्यों लेके आए थे। फ्रीक्वेंट डिफेक्शन थी 1960s 80s के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी, सरकारें कोलैप्स कर जाती थी, इरोजन होता था पब्लिक ट्रस्ट का। टू एड्रेस दिस पार्लियामेंट इनेक्टेड 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। याद रखना बेटा, ये 52nd अमेंडमेंट है, which inserted, ये आ नहीं रहा यहाँ पे, which inserted 10th शेड्यूल into the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, 52nd अमेंडमेंट एंड 10th शेड्यूल into the constitution। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रिवेंट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म, नेक्स्ट इंश्योर स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, देन स्ट्रेंथन पार्टी डिसिप्लिन, ताकि लोग अपनी पार्टी से, जिस पार्टी से आए हैं उस पार्टी में रहें। लोगों का जो ट्रस्ट है डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज में, वो शटर नहीं हो, गिरे नहीं, कोलैप्स नहीं हो। फिर उसके बाद देन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का कहता है आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLAs। आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 10th शेड्यूल डील विद द डिफेक्शन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। डिफेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन दो अलग अलग चीजें हैं, आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया इसके लिए। स्प्लिट डॉक्ट्रिन एंड मर्जर एक्सेप्शन क्या कहती हैं, हालांकि ये खत्म कर देगी। स्प्लिट डॉक्ट्रिन ये बाद में डिलीट हो गई थी।
पैराग्राफ 3 था बिफोर 2003, अलाउ क्या करती थी, अब नहीं है, ध्यान रखना बेटा। 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी टू फॉर्म अ सेपरेट फैक्शन विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन। ध्यान रखना यहाँ पे 1/3 मेंबर, अभी क्या है, अभी हम जिस प्रोविजन को डिस्कस कर रहे हैं वो 2/3 है, ये 1/3 था। 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी टू फॉर्म अ सेपरेट फैक्शन वो फॉर्म कर सकते थे विदाउट डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब उनकी जो सीट थी वो इनवैलिडेट नहीं होती थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, फ्रीक्वेंट मिसयूज था इंजीनियर डिफेक्शन का। मर्जर एक्सेप्शन क्या पार्ट 4 के अंदर, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन इज अवेलेबल व्हेन ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पार्टी, एटलीस्ट 2/3 लेजिस्लेटर सपोर्ट द मर्जर। ओरिजिनल पार्टी मर्जेस विद अनदर पार्टी, ओरिजिनल पार्टी 2/3 मेंबर के साथ मर्ज हो जाती है दूसरी पार्टी में तो उसको ओके माना जाएगा, या फिर 2/3 लेजिस्लेचर सपोर्ट द मर्जर और उस मर्जर को 2/3 मेंबर जो है सपोर्ट कर दें। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है, मेजर रिफॉर्म डिलीटेड, पैराग्राफ 3, तो पैराग्राफ 3 इसमें से डिलीट कर दिया गया, स्प्लिट डॉक्ट्रिन वाला, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, अब यहाँ पर कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दिनेश गोस्वामी कमेटी आप मेंशन कर सकते हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 170th रिपोर्ट में ये मेंशन हुआ था कि इसको खत्म कर दो जो स्प्लिट डॉक्ट्रिन है। देन सिग्निफिकेंस क्या हुआ, पार्टी डिसिप्लिन आया उससे। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वोटर्स इलेक्ट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन, पार्टी के आइडियोलॉजी पर इलेक्ट करते हैं हम लोग, लीडरशिप के बेस के ऊपर, मैनिफेस्टो होता है उसके ऊपर, एंड इलेक्टोरल सिंबल्स की वजह से हम किसी को एमएलए एमपी बनाते हैं। Therefore, democratic legitimacy is closely linked to the political party rather than individual legislator alone. इसका मतलब डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी इस करके है क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, ना कि एज एन इंडिविजुअल। हम पार्टी को वोट करते हैं बहुत सारे केसेस में, जैसे रिसेंटली बंगाल में जो इलेक्शंस हुए वहाँ पे पार्टी सिंबल को वोट पड़ा, वहाँ पे उनका कोई कैंडिडेट सीएम कैंडिडेट था नहीं। देन लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या कहती है, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, कॉन्टेक्स्ट क्या था, रिलेटेड टू द स्प्लिट विद इन शिवसेना। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड लेजिस्लेचर पार्टी कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। लेजिस्लेटिव पार्टी कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब उसके एमएलएज और एमपीज इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं कर सकते कि उनको क्या करना है। जैसे शिवसेना टूट के शिवसेना के 2 हिस्से हो गए थे। सिग्निफिकेंस क्या है, रीअफर्म्ड प्राइमेसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव फैक्शन, कोर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन द प्रेजेंट केस में क्या कहता है, कैन लेजिस्लेटर अलोन कॉज अ मर्जर। लेजिस्लेटर मतलब एमएलएज और एमपीज। इंटरप्रिटेशन, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी व्यू इन 2/3 MP सपोर्ट मर्जर इफ 2/3 MPs मर्जर शुड बी वैलिड। अब यहां पर ये पॉइंट है कि 10 में से 7 चले गए, ये 2/3 हो गया, ठीक। सो कंसर्न लेजिस्लेटिव विंग बिकम सुपीरियर टू द पॉलिटिकल पार्टी। इंटरप्रिटेशन 2 पार्टी प्राइमेसी व्यू, पैराग्राफ 4 रिक्वायर्स मर्जर ऑफ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट, पहले ये मर्ज होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, 2/3 मेंबर इसकी सपोर्ट करें, रिकॉग्नाइजेस द ऑलरेडी वैलिड पार्टी मर्जर। इसमें जुड़ी हुई एक डॉक्ट्रिन है, वो मैंने आपको करवाई नहीं थी, तो मैं आज ढूंढ के ना उसको मैं कोशिश करूंगा, मैं कल आपको क्लास में, आप लोगों को जो लोग क्लास में आ रहे हैं उनको मैं क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे। और एक डॉक्ट्रिन है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने करवाई नहीं थी यहाँ पे वो, पर आपके प्रिंटेड नोट्स में थी वो। आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटेंट, डिलीशन ऑफ स्प्लिट डॉक्ट्रिन, पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी। देन उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोडालिटी डायमेंशंस क्या है, व्हाट इज स्टेक। द इशू इज नॉट मेयरली अबाउट नंबर, इट कंसर्न्स इंटीग्रिटी ऑफ पॉलिटिकल मैंडेट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ वोटर, स्टेबिलिटी ऑफ पार्टी डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, सिर्फ नंबर मैटर नहीं है, कितने % लोगों ने पार्टी तोड़ के पार्टी बना ली, ये मैटर नहीं करता। इंपॉर्टेंट है उस पार्टी की इंटीग्रिटी, लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया था, लोगों ने उस पार्टी के मेंबर्स को चुना था। हालांकि ये जो स्प्लिट है, अब इसमें आप उस सेंस में उसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि डायरेक्टली लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ये राज्यसभा के मेंबर्स थे। पर मेजर कंसर्न एक जरूर रहता है कि लोगों ने पार्टी की वजह से वोट दिया, पार्टी की वजह से ये लोग यहाँ पहुंचे, उसके बाद ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। देन रोल ऑफ चेयरमैन एंड जुडिशरी क्या है, पैराग्राफ 6 ऑफ 10 शेड्यूल प्रोवाइड्स दैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड्स डिस्क्वालिफिकेशन मैटर इनिशियली। पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर
डिसाइड करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के केस में स्पीकर एंड राज्यसभा के केस में चेयरमैन, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो डिसाइड करेगा और उसकी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप हैज अप्रोच द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको अप्रोच किया उन्होंने। लाइकली जुडिशियल रिव्यू द इशू में अल्टीमेटली रीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अल्टीमेटली इशू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फॉर अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ पैराग्राफ 4 पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? इफ लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी व्यू प्रिवेल्स may result in weakening of political parties, easier defections, instability of parliamentary system. If party primacy view prevails, may strengthen party discipline, democratic accountability. Constitutional morality, stability of government, this issue connect to एक सेकंड बेटा, फोन बार बार आ रहा है, मैं उसको चेक कर रहा था। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये इन सब से जुड़ जाता है। कंक्लूजन, द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग राज्यसभा डिफेक्शन गोज बियॉन्ड द इमीडिएट पॉलिटिकल आउटकम, द इंटरप्रिटेशन ऑफ। अब ये जो मर्जर है, आप इस मर्जर को सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ के मत देखो। इस मर्जर के अंदर हम लोग अभी AIADMK और उसके बाद जो विजय थलापति की जो टीवी के कौन सी पार्टी है, हम लोग उसके साथ भी इसको जोड़ कर देखते हैं। वहाँ पर भी यही हुआ, AIADMK मेंबर टूट के वहाँ चले गए हैं। तो एक कंसर्न तो है, मोरालिटी और एथिक्स का एक कंसर्न जरूर है। बाकी टेक्निकल इश्यूज़ के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, अगर वो फॉलो होते हैं तो उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। कोई नई इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं दे सकता कोर्ट भी, हो सकता है ऐसा कुछ हो। बाकी सुप्रीम कोर्ट रियल इंटरप्रेटर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा। सो डिफेक्शन goes beyond immediate political outcome. The interpretation of the merger exception under the 10th schedule will determine whether democratic mandate belongs primarily to political parties or can be shaped by legislative majority. The eventual judicial ruling is likely to become a landmark in India constitutional and parliamentary history. So इसके साथ जो मेजर कंसर्न है, अगर आप इसको एथिक्स के सेक्शन के साथ जोड़ के देखेंगे या एथिक्स के पेपर में ये सब आएगा तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। फिर देखो उसमें से क्या निकल के क्या आता है। बट अल्टीमेटली ये एथिकल कंसर्न इसके अंदर ज़्यादा है। और कहा जाता है देयर इज़ नो एथिक्स इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स, नो एथिक्स नो रिलीजन। तो एथिक्स के लिए पॉलिटिक्स में वैसी कोई जगह नहीं होती, इस करके पॉलिटिशियन जो करें सब ठीक ही है।